कि वो संक्षिप्त में ये बताएं कि इस विशेष सत्र में विशेष क्या था, क्या खास बात थी। जैसा मैंने पिछले बार आपके प्रोग्राम में कहा था, ये विशेष सत्र जो है कोई बहुत सोच समझ के नहीं बुलाया गया। मेरा ख्याल है कि ये एक इंस्टेंट रिएक्शन था उस बात का, जब ये लगा कि ये क्या करना चाहिए, अडानी साहब के खिलाफ जो नए खुलासे हुए हैं और जो सब ऐसी बातें हो रही हैं, इंडिया का अधिवेशन हो रहा है, ये चीज़ें जो है एक न्यूज़ हेडलाइंस जो है पकड़ रही है। तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट की जैसी थिंकिंग रही है कि मीडिया की हेडलाइंस बहुत ही ज़्यादा जरूरी चीज़ है और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, तो उन मीडिया हेडलाइंस को लेने के लिए एक विशेष सत्र की बात की गई। मुझे लगता है इस सत्र की कोई ऐसी प्लानिंग नहीं थी, कोई इसकी शायद जरूरत भी नहीं थी। और जब ये इन्होंने गवर्नमेंट ने ये सत्र अनाउंस कर दिया तो तमाम प्रयास लगाए जाने लगे कि क्यों जो है क्या करना चाहिए, सत्र बुलाया गया है, इसके पीछे क्या मंशा है। 2 दिन पहले तो इस बारे में कोई बात नहीं हो रही थी सब है। तो मुझे लगता है ये कि सत्र बुला लिया गया इसलिए कि भाई एक पूरी चीज़ों से एक अटेंशन डिफ्लेक्ट हो, एक नया एक जो है मामला शुरू हो, उस पर डिस्कशन शुरू हो। और जब सत्र बुला लिया गया तो उसका एजेंडा क्यों बाद में सोचा गया। तो जैसे वही कहा जाता है कि गाड़ी आगे खड़ी हो गई और घोड़ा जो है उसको बाद में पीछे लगाया गया। तो मैं समझता हूँ इसका कोई विशेष प्रयोजन नहीं था, ये एक डायरेक्टरी टैक्टिक्स थी। और इस तरह के काम जो है सरकार में बहुत अक्सर होते आए हैं, लोगों को एक खास तरह का सरप्राइज देना, लोगों की अटेंशन जो है डाइवर्ट करना, तमाम चीज़ों को जो कि डिबेट उनके खिलाफ जा रहा है, निगेटिव डिबेट जा रहा है, उसको आगे बढ़ने ना देना। तो मैं समझता हूँ कि उसी स्ट्रेटेजी का लार्जर स्ट्रेटेजी का पार्ट है। तो अमिताभ साहब, मेरा आपसे ये प्रश्न है कि सरकार ने इतना बड़ा आयोजन किया, तो इससे इन 4 दिनों में उसको क्या हासिल हुआ, क्या प्राप्त हुआ? पहली बात तो ये स्पेशल सेशन के बारे में कहना चाहूँगा। इट इज लाइक बॉलीवुड फिल्म में जैसे होता है ना, सस्पेंस, थ्रिल, ये गवर्नमेंट उन चीज़ों में बहुत विश्वास करती है। तो ये, और दूसरा इनके नाम बदलने की परंपरा है। तो अर्जेंट सेशन ना कह के इन्होंने इसको स्पेशल सेशन बना दिया। और उसके बाद लोग अपने अपने कयास लगाने लगे, क्योंकि सरकार की ओर से कोई खुलासा आ नहीं रहा था, ऑपोजिशन अपने हिसाब से कयास लगा रही थी। तो ये स्पेशल सेशन एक सस्पेंस थ्रिलर की तरह हो गया। और यस, बहुत बड़ा काम हुआ, महिला आरक्षण का बिल आया और उस पर डिबेट हुई और दोनों सदन से पास हो गया। मतलब चाहे हमारी अपनी जो भी व्यक्तिगत राय हो, ये बहुत बड़ा मुद्दा था और इसमें बहुत बड़ी अचीवमेंट हुई है। लेकिन बात वही है कि अगर इसका फल हमें 2029 में मिलेगा तो ना इसमें ऑपोजिशन को फायदा होने वाला, ना रूलिंग पार्टी को फायदा होने वाला। So ultimately I don't see what we have gained through this session. माथुर साहब, मेरा एक सवाल ये है कि पहले तो बहुत सारे स्पेकुलेशन चल रहे थे कि इस स्पेशल सेशन में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली जब सोनिया गांधी ने एक लेटर लिख दिया फॉर्मल कि भाई हमको एजेंडा बताया जाए, तो जो चीज़ें एजेंडा में बताई गई थी वो 4 बिल थे, और उसमें से एक तो इलेक्शन कमीशन का बिल था और बाकी 3 छोटे मोटे बिल थे। अब 5 दिन का सेशन था जो 4 दिन में खत्म हो गया। उन चारों बिल में से एक पर भी बात नहीं हुई, और एक ऐसी चीज जिसका कि कहीं कोई जिक्र नहीं था वो अचानक जो है वो डिस्कशन में आ गया और वो पास हो गया। तो ये जो पूरा तमाशा हुआ कि पहले तो ये है कि एजेंडा नहीं आया सामने, उसके बाद एजेंडा आया तो एजेंडा में जो कुछ आया उस पर जो है वो पार्लियामेंट में डिस्कशन नहीं हुआ, और जिस चीज पे डिस्कशन हुआ उसका कोई जिक्र सरकार ने बिल्कुल पहले कभी किया नहीं था। तो ये जो पूरा कुछ घटनाक्रम हुआ है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, इसको समझने के लिए हमको एक जो है ये बात समझनी पड़ेगी कि इस वक्त बीजेपी का और इसके जो सुप्रीम लीडर्स है नरेंद्र मोदी साहब का कॉन्फिडेंस जो है लेवल काफी कम हो गया है, काफी गिरा हुआ कॉन्फिडेंस। जिस तरह के वो कॉन्फिडेंस था कि चाहे जो भी हो जाए वो जीती जाएंगे, अगला चुनाव भी हो जाएगा, जनता उनकी बात मानेगी, मोदी साहब समझते थे कि जनता उनको भगवान की तरह पूछती है, सब है, वो सारा जो उनका जो कॉन्फिडेंस था या जो भी था वो कर्नाटक के चुनाव के बाद खत्म हो गया। अब जो रिपोर्ट्स आ रही हैं जो कि अगर सबके पास
50% आबादी हमारे साथ आ जाएगी और सब जो है क्या कहना चाहिए हमको बहुत बड़ा सपोर्ट मिल जाएगी। जैसे कि 3 तलाक बिल के बाद इनको तमाम मुस्लिम लेडीज का जो है समर्थन मिला है, तो इनको लगा इस तरह से हो जाएगा। लेकिन हुआ ये है कि ये वाला बिल उनके बिल्कुल उल्टे पड़ा, क्योंकि इसलिए इन्होंने इसकी जो पूरे इम्प्लीकेशन उनको अच्छी तरह नहीं समझा। हमको सबको पता है कि ये महिला आरक्षण बिल जो है इसलिए इतना डिले हुआ कि बैकवर्ड क्लास के जो लीडर्स थे, जिनकी एकदम से पावर बढ़ गई थी पिछले 20-25 सालों में, इसमें लगातार अपोज कर रहे थे। वो इनके अपोज करने का क्या कारण था? वो कहने लगे कि अगर मान लीजिए कि ये बिल आता है तो जो जैसे उन्होंने कहा कि लिपस्टिक लगाने वाली और पाउडर लगाने वाली महिलाएं आ जाएंगी, तो उनको ये लगा कि 33% आरक्षण में जो जनरल तो जो भी आएगी वो बैकवर्ड क्लास की ना करके शहर की जो है जो एक्टिव लेडीज है, जो अर्बन पीपल आ जाएगी और उनको कोई फायदा नहीं होगा, और इस वजह से उनका जो परसेंटेज है वो कम हो जाएगा, क्योंकि 33% तो लेडीज रह जाएगी तो 67% में उनको गुजारा करना पड़ेगा। तो जो पूरा जो बैकवर्ड क्लासेस का जो अपोजिशन का आधार था ये सब था, और इसी पर मामला लटका हुआ था। इनको ये बात समझनी चाहिए थी, अगर ये सोच समझ के लाते और उसमें बैकवर्ड क्लास के लिए आरक्षण रखते तो बहुत वाहवाही हो जाती। अब वो इन्होंने समझा नहीं, जल्दी में ले आए, इन्होंने समझा सब ऐसी बात होगी। इससे मैं समझता हूँ कि इन्होंने अपने ऊपर सेल्फ गोल कर लिया। बीजेपी के लिए मामला बड़ा सुसाइडल होने वाला है, क्योंकि अब जो है क्या कहना चाहिए ये बात पूरी तरह हो गई कि ये लोग जो है इसको जो है बैकवर्ड क्लास को नहीं चाहते हैं, और इस वजह से जब महिला आरक्षण होगा तो ऐसी लेडीज आ जाएंगी जो उनका बैकवर्ड क्लास से कोई मतलब नहीं, और बैकवर्ड क्लास के एमपी की संख्या कम हो जाएगी। और अपोजिशन ने, खासतौर पर कांग्रेस ने इस मुद्दे को बहुत ही समझिए चतुराई से उन्होंने बनाया है इसको। मतलब मैं समझता हूँ कि अगर देखा जाए तो कांग्रेस ने इतनी पॉलिटिकल विजडम बहुत सालों बाद दिखाई है, बड़ी वो है जो है बात है, और इससे उन्होंने बहुत बड़ा पॉइंट स्कोर कर लिया और ये लोग अब पीछे पड़ गए। अगर आप इस स्टेज पर अगर मान लीजिए लाते भी हैं वो रिजर्वेशन, उस पर वो रिजर्वेशन बैकवर्ड बनाते भी रिजर्वेशन, तो इनको कोई फायदा नहीं होने वाला है। दूसरी बात ये है कि अगर मान लीजिए कि बीजेपी जो है क्या कहना चाहिए बिल में अमेंड करके या आगे कुछ करके ये बैकवर्ड क्लास की महिलाओं की रिजर्वेशन करती है, तो इनकी रैंक एंड फाइल में जो है दिक्कत होगी, इनकी बगावत होगी, क्योंकि बीजेपी एसेंशियली एक अर्बन बेस्ड पार्टी है, उनका जो है कोटा कम होगा। तो इस तरह से मैं समझता हूँ कि इन्होंने अपने ऊपर सेल्फ गोल कर लिया, और ये जैसे पुरानी कहावत है कि 24 चले थे छक्के बन गए और रह गए दुबे, वो वाली हालत है। और मैं समझता हूँ कि इसका इनको जो है अल्टीमेटली नुकसान होने वाला है। इसकी वजह यही है कि बहुत सोच समझ के इन्होंने ना सेशन प्लान किया, ना ये बिल्कुल आना प्लान किया। 11th आवर पे ये डिसीजन था जो कि पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी का डिसीजन था, जो कि वर्क नहीं करेगी। अमिताभ साहब, मोदी, ये जो मोदी सरकार है ये बहरहाल ओबीसी पे बंडल के बाद से बहुत ज़्यादा ध्यान देती रही है, और इन्होंने ओबीसी की लीडरशिप को बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट किया। ख़ास तौर से यूपी में, बिहार में हम ये देखते हैं कि ओबीसी समाज के लीडर्स को, कल्याण सिंह को सीएम बनाया गया, और भी अभी जो डिप्टी सीएम हैं यूपी के वो भी जो है वो ओबीसी से आते हैं, तो मौर्य साहब। और इस तरह से इन्होंने खास कोशिश की कि ओबीसी समाज को अपने साथ जोड़ा जाए। लेकिन अब ये हो गया कि सारा अपोजिशन एक तरफ से ये कह रहा है कि साहब इसमें ओबीसी के लिए कोई गुंजाइश नहीं है, और ये जो है उसके बगैर ये बिल बेकार है। दूसरी बात यह है कि खुद बीजेपी के अंदर उमा भारती जो है एक प्रोमिनेंट लोग लीडर है, ओबीसी लीडर है, उन्होंने भी ये कहा कि भाई मैं इससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ, इससे जो है वो ओबीसी महिलाओं को इसमें इग्नोर किया गया। तो एक तो ये है कि जो ओबीसी समाज है जिसको फोकस कर रही थी बीजेपी, उसके अंदर एक मैसेज गया। खुद उमा भारती ने उसके बारे में कहा। उमा भारती ने एक और बात कह दी कि मुसलमानों की जो पिछड़ी महिलाएं हैं उसके लिए रिजर्वेशन होना चाहिए। स्मृति ईरानी कह रही है कि धर्म की बुनियाद पर रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता, जबकि ईबीसी जो है वो बगैर धर्म की बुनियाद, बगैर जात की बुनियाद पर दिया जा चुका है। तो ये जो कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है, इस कंफ्यूजन को हैंडल करने के लिए और ओबीसी समाज में जो डैमेज हुआ है उस डैमेज कंट्रोल के लिए आप क्या सोचते हैं कि बीजेपी को क्या करना पड़ेगा? बीजेपी ने अपने लिए बहुत समय रख लिया है। दे आर सेइंग कि 2029 से पहले ये इम्प्लीमेंट नहीं होगा, एंड दे गिव देम अ लॉन्ग लाइफ कि वो इन चीज़ों को संभालें अगर संभाल सकते हैं। लेकिन मुझे महिला रिजर्वेशन बिल से, मैंने बहुत शुरू से इसको फॉलो किया है, महिला आरक्षण में बहुत समस्याएं हैं। महिला आरक्षण 33% क्यों, व्हाई नॉट 50%? अगर उनको आधी आबादी कहते हैं तो 50% तो मिलना चाहिए ना। वैसे भी दुनिया में
भारत बहुत नीचे है महिला आरक्षण के मामले में, क्योंकि और बांग्लादेश तक के महिलाएं ज़्यादा हैं संसद में, तो हम उससे कंपेयर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अब वो उससे इनको फर्क नहीं पड़ेगा, ये जो चला रहे हैं वो चला रहे हैं। लेकिन महिलाएं जिन मुद्दों जो महिलाएं चुनकर आई भी हैं, आई एम टॉकिंग ऑफ वेरी वोकल एमपीज, स्मृति ईरानी हो गई, मेनका गांधी हो गई, मीनाक्षी लेखी हो गई, मेरी उनसे शिकायत ये है कि जो महिला संबंधी मुद्दे हैं उन पे वो बिल्कुल चुप रहती हैं। चाहे ये बृजभूषण सिंह वाला मामला रहा हो, चाहे मैरिटल रेप का मामला रहा हो, जो सुप्रीम कोर्ट तक गया और गवर्नमेंट ने स्टैंड नहीं लिया, जबकि दुनिया के 183 कंट्रीज ने मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज कर दिया है, लेकिन हमारे ना गवर्नमेंट स्टैंड लेती है ना सुप्रीम कोर्ट स्टैंड लेता है। तो वाई दिस साइलेंस? तो अगर महिलाएं मुखर नहीं होंगी तो मुझे लगता है कि उनको 25% या 50% या 75% देने से कोई फर्क पड़ने वाला है। वेरी क्लियर ऑन दिस। माथुर साहब, मेरा आपसे ये प्रश्न है कि मैं अपना प्रश्न दोहराऊंगा। इस बार इन्होंने जो एजेंडा दिया था उसमें पहला बिल था कि इलेक्शन कमीशन का जो कॉम्पोजिशन है उसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को निकाल के वहां पर एक कैबिनेट मंत्री को लाना। ये पहला बिल था जो कि प्रपोज था और जिसको राज्यसभा में आखिर में पेश किया गया था और जिसको लोकसभा में पास होना था, और इस पर बहुत सारी बहस हो रही थी कि सुप्रीम कोर्ट के जज को इससे निकालने का क्या प्रभाव पड़ेगा, क्यों सरकार निकालना चाहती है, वगैरह वगैरह। लेकिन ये सेशन 4 दिन चला, उसमें उस एजेंडा के मुताबिक डिक्लेयर किए हुए बिल को पे एक शब्द भी नहीं कहा गया। तो आखिर इस सरकार ने उस एजेंडा को जो कि खुद इसने डिक्लेयर किया था उसको क्यों इग्नोर किया? ये है मेरा सवाल। देखिए, ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट इस वक्त बिल्कुल अपने को सही इस तरह से एसेट कर रहा है और सरकार के जो भी गलत काम है, इस तरह के मनमानी काम है, उनके ऊपर उसकी बड़ी तिरछी नजर है। जो नए चीफ जस्टिस हमारे हैं इस वक्त, वो इस मामले में बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड और अनकम्प्रोमाइजिंग आदमी है। वो गगोई साहब की तरह नहीं है जनरल कि क्या करना चाहिए। तमाम पूरा फैसला जो है राम मंदिर का, उसको एक खास प्रेशर के अंदर जो उसको दिया। अब इसमें देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर इसको आप स्ट्रिक्टली देखें तो ये जो बिल था, मेरे हिसाब से इतनी मेरी समझ है जो कि ये जो है इसमें एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का एलिमेंट था। सुप्रीम कोर्ट एक बात कह रहा है, आप कह रहे हैं नहीं ये नहीं चलेगी, ये हो जाएगा। मतलब तो कहने का मतलब ये कि जो कोर्ट की जो एक्सप्रेस विश है उसको आप वायलेट कर रहे हैं। अगर मान लीजिए कोई इसमें आदमी जो है अगर लगा दे इस तरह की बात कि साहब आप तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं, तो शायद सरकार को लहरें देने पड़ेगी। यही काम जो है गवर्नमेंट ने उस पर किया है। आपका जो दिल्ली की जो सर्विसेज का वाला जो मामला है, आपने देखा होगा, मतलब उन्होंने कहा कि सब ऐसा है कि सरकार को जो है दिल्ली की सरकार को पूरा हक होना चाहिए ऑफिसर्स को रखने रखाने में। इन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, उनको बिल लिया है एक पर, उसके ऊपर केस चल ही रहा है। 370 के बारे में केस चल रहा है और ये ऑपरेशन ये जा रहा है मामला कि सरकार उसमें काफी दबा हुआ महसूस कर रही है। दिल्ली के बारे में उसमें भी सारा मामला इसी तरह का हो रहा है। इस तरह के और भी कई आध मसले हैं जिसमें गवर्नमेंट बहुत अंडर प्रेशर है। और ये वाला जो था मामला जो है, इसमें ये भी हो सकता था कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात भी हो सकती थी, और दूसरी ये बात हो सकती थी कि कोर्ट शायद और खासतौर पर चीफ इतने नाराज हो जाते कि और जो केसेस में जो उनको मान लीजिए कहीं को राहत मिलती, वो भी शायद ना मिलती, जजेस भी सेंसिटिव होते मामले में। अब आप देखिए कि वो वाला भी मामला चल रहा है, महाराष्ट्र वाला भी मामला चल रहा है 16 मेंबर्स की जो है उनको बनाने के लिए। और मुझे लगता है कि उसके मामले में जो फैसला जो आने वाला है वो भी बड़ा खतरनाक होने वाला है, क्योंकि अगर 16 MLAs को डिसेबल करार कर दिया गया तो फौरन जो है सरकार बागी कर जाएगी, जो कि इनके लिए बहुत बुरा होगा। तो इस वक्त जो है गवर्नमेंट ने सोच पाया कि सुप्रीम कोर्ट से छेड़छाड़ करना ठीक नहीं है, और मैं समझता हूँ इसी डर के बारे उन्होंने उस बिल को उसको आगे नहीं लाएगा, क्योंकि इससे ये कोर्ट में अगर मान लीजिए कोई कोर्ट इनको थोड़ा सा अगर वो देता भी है शॉर्ट तौर पर, वो भी ना देता। मेरे ख्याल ये कोर्ट के उसे करते थे डरने की वजह से नहीं। अमिताभ साहब, इस सेशन से पहले एक इंडिया और भारत की बहस छिड़ गई थी और उस पर लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सामने आएगा और वो जो पहली इंडिया डेट इज भारत लिखा हुआ है
उसमें से या तो इंडिया को निकाल दिया जाएगा या भारत दैट इज इंडिया आ जाएगा कम से कम। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि पुराने संसद भवन का जो नया नाम रखा गया वो जो है वो संविधान भवन, उसके बारे में भी जो गैजेट निकला है उस पर लिखा हुआ है संविधान भवन ऑफ इंडिया, संविधान भवन ऑफ भारत भी नहीं लिखा है। जबकि G20 में वो प्रेसिडेंट ऑफ भारत एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत वगैरह वगैरह की मामला चल रहा था। तो ये जो सरकार ने कलाबाजी खाई है कि भारत को छोड़ के दोबारा इंडिया को छोड़ के दोबारा भारत की तरफ माइग्रेट किया है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? ये इंडिया भारत की बहस की शुरुआत ही बड़ी अजीब तरीके से हुई। जिस दिन इनके अपोजिशन पार्टी के कॉन्क्लेव में नाम डिसाइड हुआ, उसी के अगले दिन या शायद उसी दिन मोदी का रिएक्शन आया कि ये लोग ऐसी पार्टी है, ये करप्ट है, डाइनेस्ट है, ये हैं वो हैं, और उसके बाद बाकी लोग दे फॉल इन लाइन। और उसके बाद वो इस नतीजे ले गए कि G20 के समिट में उन्होंने भारत करना शुरू कर दिया। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इतना आसान नहीं है, इट विल टेक टाइम। आपके कहने से मतलब सब कुछ नहीं चलता है ना। पार्टी आपके कहने से चलती होगी, RSS भी शायद आपकी सुनती होगी, लेकिन संविधान और कानून एक अपनी जगह है। और जहाँ तक कभी जैसे माधव साहब कह रहे हैं, चीफ जस्टिस जो अभी हैं चंद्रचूड़ जी, बहुत ही बैलेंस्ड और बहुत ही फेयर आदमी हैं, और वो किसी से डरने वाले नहीं हैं। तो शायद इसीलिए इलेक्शन कमीशन वाला मामला भी उन्होंने अभी पेंडिंग रखा है। इस इशू को लाते और कहीं कल को कोर्ट में कोई चले जाए तो ये वुड हैव डेफिनेटली गिवन अ वोट कि ये गलत है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, शायद कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला है। वैसे भारत वाला मामले बहुत चाइल्डिश मामला था, लेकिन इसमें सारा मीडिया भी जुड़ गया, सोशल मीडिया भी जुड़ गया, तो इतना बड़ा इशू बन गया कि नॉट एन इशू एट ऑल। मेरे हिसाब से कोई इशू है ही नहीं। तो मेरा आखिरी सवाल जो है वो उदगी साहब से है। उदगी साहब ये सेशन जो है वो नए पार्लियामेंट भवन में खत्म हुआ, लेकिन इसकी शुरुआत जो है वो पुराने पार्लियामेंट भवन में हुई। उसमें मोदी जी ने एक भाषण दिया, हालांकि वो अपनी ट्रेडिशन के खिलाफ 2-4 घंटे का भाषण नहीं था, बल्कि 50 मिनट में ही मोदी जी जो है वो थक के बैठ गए। और उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे का एक भाषण हुआ, और मीडिया में जो है वो पहली बार ऐसा देखने में आया कि जितनी चर्चा मोदी जी की हुई उससे ज्यादा चर्चा जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की हुई। तो इन दोनों को अगर आप जो है वो कंपेयर करते हैं तो आपको क्या लगता है इन दोनों की स्टेट्समैनशिप में, या इन दोनों ने जो बातें उस पुराने पार्लियामेंट भवन के आखिरी दिन कही, उसमें क्या फर्क है? एक मिनट आपका जवाब दोगे साहब, एक छोटी सी बात बीच में कहना चाहता हूँ। ये जो आपका वन नेशन और वन इलेक्शन की बात है, इसको समझिए, नारा तो आसान है। मैंने कई लोगों से इस बारे में बात करी जो कि जानकार हैं, गवर्नमेंट के सीनियर ऑफिसर्स वगैरह हैं, उन्होंने मुझे बताया कि संभव ही नहीं है। क्यों नहीं संभव है? कि आपके पास ना इतना स्टाफ है, आपके पास ईवीएम भी नहीं है। अगर एक साथ आप करेंगे तो आपको जितनी ईवीएम चाहिए वो आपके पास है ही नहीं, और उसके लिए आपको सिर्फ पैसे से काम नहीं चलेगा। पैसा तो आप ले सकते हैं सरकार से, लेकिन उसका आपको ऑर्डर देने की मैन्युफैक्चरिंग में बहुत टाइम लग जाएगा। और दूसरी बात ये कि जितने सिक्योरिटी फोर्सेज जो है आपको चाहिए होंगे वो भी आपके पास नहीं है, इतने है नहीं, कर ही नहीं सकते आप सिक्योरिटी। पहले हो गया नेहरू जी के ज़माने में 52 में, 57 में, 62 में, तब आज के मुकाबले 1/4 वोटर्स थे। जब आबादी हिंदुस्तान की ऐसे बढ़ी है और राजीव गांधी 18 साल के लोगों को ले आया वोटिंग के दायरे में, उसके बाद आपकी वोटर्स का कितना समझिए कितनी साइज बढ़ गई आपकी जो पूरी जो है कि इलेक्टोरेट की। तो ये संभव ही नहीं था किसी तरह से कि ये हो जाए, सिर्फ नारेबाजी। यही सारी बात जो है इंडिया और भारत के नाम की है। मतलब नाम बदलना इस कदर मुश्किल काम है पूरा। आपको पता होगा रेलवे स्टेशन का नाम बदलने में साल भर 6 महीने लग जाते हैं। मतलब तो पूरे देश का आप नाम बदलेंगे, सारी दुनिया में जाएगा, ये आसान थोड़ी कि आपने आज सुबह कह दिया कि सब होगा। एक एस्टिमेट के हिसाब से इसको पूरा नाम बदलने की पूरी प्रक्रिया में 14,000 करोड़ का खर्चा है। तो आप अंदाज लगाइए कितना बड़ा काम है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बहुत बचकानी बातें कहते हैं, या तो थिंकिंग इनके पास नहीं है, या देश की जनता वो समझते हैं कि इन बातों से वो जो कुछ हो जाएगी और इनको सपोर्ट करेगी। कहीं ना कहीं तो ऐसी बात है, या तो इनकी अंडरस्टैंडिंग कम है, या ये समझते हैं कि देश की इलेक्टोरेट की अंडरस्टैंडिंग बहुत कम। ये सब पॉसिबल नहीं है इतिहास में। मैं राहुल गांधी के बारे में कहना चाहूँगा। बोलिए।
मुझे लगता है राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो इनकी भारत जोड़ो यात्रा की कंटिन्यूटी में है। वो ऐसे ऐसे तबकों से मिल रहे हैं जहाँ शायद किसी की सोच भी नहीं होगी। जैसे इन्होंने बताया भी कि कल वो आनंद विहार पर चले गए तो कुली के ड्रेस पहन के उन्होंने सामान उठाया, सिंबॉलिक है, लेकिन ऐसा कोई और तो नहीं करता है। पहले जमाने में होते थे राजा महाराजा वैष्णव के जाते प्रजा का हाथ पूछने, आज की तारीख में तो कोई ऐसा है नहीं। तो ये इनकी कंटिन्यूटी है। जब से उन्होंने अपने को कांग्रेस की जिम्मेदारी से फ्री कर लिया है, खड़गे को चार्ज दे दिया है, बोथ आर डूइंग द जॉब वेरी वेल। खड़गे अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं ईमानदारी के साथ, सूझबूझ के साथ, और राहुल गांधी has become a cult figure। पूरी IT सेल 9 साल से जो कर रही थी वो सब वाइट वॉश हो चुका है। अब राहुल गांधी को IT सेल के नजर से कोई नहीं देखता। दैट इज हिज बिगेस्ट अचीवमेंट। तो दोस्तों ये जो सत्र अभी खत्म हुआ, ये अजीबोगरीब सत्र था। कुल 5 दिन का सत्र था और 4 दिन में खत्म हो गया। और जो एजेंडा पेश किया गया था उस पर कोई गुफ्तगू नहीं हुई। एक मोदी जी का लंबा चौड़ा भाषण था, जिसको कि लंबा चौड़ा इसलिए नहीं कह सकते कि वो पहले 2-2 घंटे भाषण दिया करते थे, इसलिए हमको कहना पड़ेगा कि एक छोटा मोटा भाषण था जो उन्होंने दिया। और उसका जो है बहुत अच्छा जवाब जो है वो खड़गे की तरफ से, जो अपोजिशन में के लीडर है राज्यसभा में, उनकी तरफ से आया। और फिर एक महिला आरक्षण बिल पास हुआ और उसमें भी आप लोगों ने सुना कि वो ओबीसी को इंक्लूजन नहीं करने की वजह से, ओबीसी के एक्सक्लूजन की वजह से वो जो है वो बीजेपी के गले पड़ गया। तो ये है लेखा जोखा इस स्तर का जो कि अभी हमने देखा पिछले 4 दिनों में, और जिस पर हमने गुफ्तगू की। मोदी जी की स्पीच के बारे में मुझको उर्दू के मशहूर शायर सलमान का एक शेर याद आता है। उसको मैं थोड़ा सा चेंज करके आपके सामने पेश करूंगा। वो सलमान ने कहा कि कहानी खत्म हुई और ऐसे खत्म हुई, कहानी खत्म हुई और ऐसे खत्म हुई कि लोग थक गए तालियां बजाते हुए। तो अब मोदी जी की तकरीरों पे, भाषणों पे जो है वो तालियां बजाने वाले पार्लियामेंट के अंदर और बाहर सब जगह थक गए हैं। इसलिए मोदी जी को भी चाहिए कि वो अपने आराम करने के बारे में, अवकाश लेने के बारे में और रिटायरमेंट के बारे में सोचे। वैसे भी 75 साल की उन्होंने लिमिट बनाई हुई है, 73 साल के हो ही गए, अगले साल 74 साल के हो जाएंगे। तो अगर वो 1-8 साल पहले भी रिटायर हो जाए तो मैं समझता हूँ कि देश का कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा। तो दोस्तों इसी के साथ हम अपनी आज के इस चर्चा को खत्म करते हैं। हम बहुत जल्द किसी और चर्चा के साथ आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।